Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Badmer. So student, this is second lecture of subject Bridge Engineering, and today we are going to study about type of bridges. कि ब्रिज के क्या क्या अलग अलग टाइप हो सकते हैं, उनके क्लासिफिकेशन करूं तो किस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ जो मैंने मेन क्लासिफिकेशन आपके लिए लिया है वो बेसिकली लिया है मैंने सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, कि हमारी जो सुपर स्ट्रक्चर है, अगर आपको सुपर स्ट्रक्चर का मतलब नहीं पता तो आपको इसके लिए हमारा पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर 1, तभी आप ये टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे पूरा। सुपर स्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें भी मैंने जो मटेरियल पहले यूज किया है उसके हिसाब से मैं ब्रिज को चार पार्ट्स में बांट सकता हूँ। एक तो कौन से हो जाएंगे, वो ब्रिज जिसके अंदर सीमेंट कंक्रीट यूज हो रहा है। दूसरा हो जाएगा मेजनरी। अब मेजनरी में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे मेजनरी ये हमारा ब्रिक मेजनरी हो, ठीक है, या फिर स्टोन मेजनरी हो। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल अवेलेबिलिटी, कि वहां पर साइट के ऊपर हमारे पास सबसे नजदीक में कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम मेजनरी के ऊपर हमारा जो ब्रिज है वो चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टील, एंड देन लास्ट वन इज टिम्बर। टिम्बर का मतलब अगर बच्चों जिसे नहीं पता तो वुड और टिम्बर में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अगर कोई वुड इंजीनियरिंग पर्पज से स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के फॉर्म में यूज की जाए तब उसे क्या बोला जाता है, टिम्बर कहा जाता है। ओके बच्चों, और इसी तरह इनके बाद कंपोजिट मटेरियल के कंस्ट्रक्शन से भी हम ब्रिज का टाइप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कंपोजिट मटेरियल में मैंने क्या कर दिया, सीमेंट कंक्रीट और इसके साथ मैंने स्टील को मिला दिया, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी कि आरसीसी ब्रिजेस मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज कैसा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया है वो डिसाइड किया है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो फ्लेक्सिबिलिटी देखिए किसकी है, ये हमारी सुपर स्ट्रक्चर की। अब सुपर स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी की, सुपर स्ट्रक्चर है जो मेरी, जो डेक के ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है, डेक और बीरिंग के ऊपर का जितना भी पोर्शन है, चाहे उसमें डेक इंक्लूड हो गया हो, मीडियन इंक्लूड हो गया हो, गार्ड रेल, फ्लोरिंग एटसेट्रा, वट एवर वॉज इन दैट सेक्शन, जो कि अब जिसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, यहाँ पर मैं बार बार नहीं बता सकता वो चीजें। तो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर अगर मेरा स्पैन है फिक्स रहता है, ठीक है, एक ही जगह रुका रहता है, वो किसी तरह से किसी चीज की वजह से मोशन नहीं कर रहा, तो उसे मैं क्या कह दूंगा बच्चों, फिक्स स्पैन ब्रिजेस। और ठीक है, और जो रुकेगा नहीं, किसी भी तरह से मोशन कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या ले लिया आपके लिए, ये देखिए इस तरह का ब्रिज था मेरे पास एक। ओके, दिस टाइप ऑफ, वेट ए मिनट, मान लीजिए इस टाइप का आपके पास कुछ एक ब्रिज का एलिमेंट था। आपने क्या प्रोवाइड करा दिया बच्चों, यहाँ पर एक हिंज प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब हिंज की वजह से क्या होगा, ये मेरा इस एक्सिस पर क्या कर जाएगा, रोटेशन कर सकता है, यानी कि मूवमेंट दे सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास क्या चल रही थी, नीचे रिवर चल रही थी, तो रिवर के ऊपर क्या चल जाएगा, ये रोटेशन दे जाएगा, मूवमेंट दे जाएगा स्पेस के लिए। ठीक है, कि बीच में से कोई, मान लीजिए कि वहां से नाव वगैरह जा रही है, आपकी शिप जा रही है, उसके पासेज के लिए इसने क्या कर दिया, रोटेशन देके मूवमेंट दे दिया, तो ये कैसे स्पैन के ब्रिज हो जाएंगे, हमारे मूवेबल स्पैन ब्रिज हो जाएंगे। और अगर इस तरह का कोई भी मोशन नहीं होता तो कैसे ब्रिज कहलाएंगे, हमारे फिक्स स्पैन ब्रिजेस। जो मोस्टली हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी हम जिन ब्रिजेस की बात करते हैं वो है फिक्स स्पैन ब्रिजेस। और आप वर्ल्ड के अंदर जितने ज्यादातर ब्रिजेस देखोगे वो भी कैसे रहते हैं, हमारे फिक्स स्पैन ब्रिजेस ही रहते हैं। ठीक है, तो मेरा जो मेन फोकस रहने वाले इन ब्रिजेस में वो रहेगा हमारा फिक्स स्पैन ब्रिजेस के ऊपर। ये मैंने यहाँ पर डेटा पहले से इसलिए लिख रखा है ताकि आपको बाद में पूरा पूरा लेक्चर जल्दी आपका कवर अप हो जाए, वरना टाइम ज्यादा लग जाएगा, और अभी हमारे पास एज पर एग्जाम्स इतना टाइम नहीं है। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फिक्स स्पैन ब्रिजेस के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, एक हो जाएगा सिंपल ब्रिजेस या फिर बीम ब्रिजेस, यानी कि ऐसा ब्रिजेस
जिसके ऊपर ये जो बीम थी, इसका गर्डर था, इसे क्या कर दिया, साइड के ऊपर सिंपली सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, सिंपली सपोर्ट कर दिया तो उस तरह का ब्रिज कैसा हो जाएगा मेरा, सिंपल ब्रिज। इसी तरह से सिर्फ एक एंड से उसकी बीम को फिक्स कर रखा है, उसे क्या बोल दूंगा मैं, कैंटिलीवर ब्रिज बोल दूंगा। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रिज है तो साइड की सपोर्ट के साथ, एंड सपोर्ट के साथ साथ उसमें क्या आ जाएगी, इंटरमीडिएट सपोर्ट, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ स्पैन्स होंगे एक से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगर मैंने वहां पर आर्च प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, कि ब्रिज की जो ऊपर की जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, यहां देखिए आप, ये जो ऊपर की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी रोड थी, ठीक है, और ये जो लेवल कहलाता है, ठीक है, ये वाला लेवल, इसे बच्चों हम क्या कह देते हैं, हमारा फॉर्मेशन लेवल। तो फॉर्मेशन लेवल पर जो हमने यहाँ पर डेक या फिर रोडवे, कोजवे, कुछ भी प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए अगर मैंने अंडर साइड में यहां पर क्या प्रोवाइड करा दिया, एक आर्च प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, इस तरह का एक क्या प्रोवाइड करा दिया बच्चों, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग को यहाँ पर आप कोऑपरेट करना, इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, देख रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ये आर्च प्रोवाइड करा रखा है तो ये बच्चों कैसा ब्रिज हो जाता है, आर्च टाइप ब्रिज हो जाता है, जिसमें ये इसका क्या कहलाता है, राइज कहलाता है। ठीक है, अगर बीचों बीच में आर्च के कंपोनेंट्स की बात करूं तो इनके बारे में वैसे हम डिटेल में लास्ट में पढ़ने वाले हैं, आपको मैं बता भी दूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस के हिसाब से भी आर्चेस को पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, तो क्यों ना एक बार में इसको खत्म कर दें, इसलिए आर्च को मैं लास्ट में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है बोस्ट्रिंग, रिजिड फ्रेम, सस्पेंशन एंड केबल स्टेट। ठीक है, बो स्ट्रिंग में भी क्या हो जाएगा, इस तरह के आर्च टाइप का वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा, और स्ट्रिंग की मदद से, जैसे बो के अंदर हमारे पास कैसे होता है, बो यानी कि धनुष की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसको कैसे सपोर्ट दिया हुआ स्ट्रिंग की मदद से, तो वो बो स्ट्रिंग का हो जाएगा। रिजिड फ्रेम की बात करूं तो जिसमें रिजिड जॉइंट हो जाएंगे, अगर वहां पे किसी अदर ब्रिज का प्रोविजन नहीं आ पा रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजिड स्लैब प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसमें पोर्टल फ्रेम, बेसिकली रिजिड फ्रेम का मतलब यहाँ पर क्या है, पोर्टल फ्रेम से है। ठीक है, ये वाले जो हम फ्रेम पढ़ते हैं ना इस तरह के पियर्स को, तो हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है इसके ऊपर सिंपली एक स्लैब हो जाएगी, तो ये वाले जो फ्रेम हो जाएंगे हमारे पास कैसे हो जाएंगे, रिजिड फ्रेम ब्रिजेस हो जाएंगे। अब चाहे ये आरसीसी के हों या फिर स्टील के हों, मतलब उसमें ट्रस वगैरह बना के रखे हों, वो डिपेंड करता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, मटेरियल हम कौन सा यूज करने वाले। फिर हो जाएंगे सस्पेंशन ब्रिजेस। सस्पेंशन ब्रिजेस सिंपली क्या होगा, केबल की मदद से इस ब्रिजेस को लटकाया होगा, नीचे से अंडर साइड से सपोर्ट नहीं होगी, मतलब पियर्स एटसेट्रा इसमें नहीं डाले होंगे। सेम एग्जांपल केबल स्टेट में भी है, इसमें एक नॉर्मल स्पैन के लिए आपको साइड में केबल के थ्रू सपोर्टिंग दी होगी। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे केबल स्टेट ब्रिजेस। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपको इतने वरी करने की अभी जरूरत नहीं, आगे सबके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा ब्रिज आता है डिटेलिंग के अंदर हम पढ़ेंगे, वो है बच्चों सिंपल ब्रिज या फिर बीम ब्रिज। तो यहाँ सिंपल ब्रिजेस के बारे में अगर मैं स्टडी करूं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि एक ऐसा ब्रिज, लेट्स चूज सम डिफरेंट कलर ताकि हम इसको अलग से डिस्टिंग्विश कर पाए। यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज है जिसमें सुपर स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या कर रखा है, सिंपली इस तरह से सिंपल सपोर्ट की कंडीशन दे रखी है। ठीक है, और सिंपली सपोर्ट है, वैसे एक्चुअल में होता नहीं है सिंपली सपोर्ट, हम सिंपली सपोर्ट क्या करते हैं, एनालिसिस के पर्पस के हिसाब से करते हैं ताकि पर्पस इजी हो जाए, क्योंकि सिंपली सपोर्ट एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेट का एनालिसिस करना आपको पता इजी होता है। जैसे जैसे मैं फिक्स की ओर यानी कि इनडिटर्मिनेंसी बढ़ाता हूँ तो स्टेबिलिटी बढ़ती ही है, ये चीजें मैं आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस में बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ने से काम नहीं चलता है बच्चों, अगर आपको पूरे सब्जेक्ट में महारत चाहिए तो आपको हर एक सब्जेक्ट को थोरोली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्रिज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो उसको भी आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस पूरा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सोम पढ़ना पड़ेगा, टोस पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को आप स्किप डाउन नहीं कर सकते, अगर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो स्ट्रक्चर पूरी पढ़ो, आरसीसी, स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल,
ठीक है। उसके बाद ब्रिज इंजीनियरिंग है हमारी, प्री स्ट्रेस कंक्रीट है। इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो बार बार एक दूसरे को रिपीट करेंगे। तो क्यों ना एक ही बार में सब कुछ कर ले, ठीक है, ताकि एग्जाम में एटलीस्ट हमारा वो पोर्शन तो सबसे स्ट्रांग हो। और एग्जाम में ही क्यों नहीं, अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो आप वहां तो बोल सको कि मेरे पास मेरा स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रांग है, आप मुझसे स्ट्रक्चर में कोई क्वेश्चन पूछिए, या फिर मेरा फाउंडेशन और सॉइल इंजीनियरिंग सबसे उसमें स्ट्रांग है, या फिर मेरा एनवायरनमेंट स्ट्रांग है। वट एवर योर पोर्शन इज स्ट्रांग, और आपका मन हो कि आप इसमें अपनी एमटेक भी करना चाहो, मास्टर्स करना चाहो, तो उसके हिसाब से भी, ताकि आप वहां पर बता सको। या फिर आपको जेआरएफ लगना है, जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है, तो उसके लिए क्या रहते हैं, इंटरव्यू रहते हैं। तो इंटरव्यू में ताकि आप बता सको कि आप इसी फील्ड में क्यों आना चाहते हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फील्ड का प्रॉपर थोरो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपल, इसका सिंपल ब्रिजेस का मतलब क्या हो जाएगा कि एक सिंपली सपोर्ट इस तरह का ब्रिज रहता है, ऊपर इधर सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी, सुपर स्ट्रक्चर के साथ यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये सपोर्ट्स हो जाएंगी, ठीक है। ये तो एक बीम का मैंने एग्जांपल दिखा दी, लेकिन एज ए ब्रिज बोलूंगा तो ब्रिज के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या होती है, सपोर्ट्स को, एंड सपोर्ट्स को हम क्या बोलते थे, अबटमेंट्स, ठीक है। ये सुपर स्ट्रक्चर हो जाएंगे। सुपर स्ट्रक्चर में भी अगेन हैंड रेल, गार्ड रेल, इसके अंदर मीडियन, इसका फॉर्मेशन लेवल एटसेट्रा, ये सब हो जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ क्या है फॉर्मेशन लेवल, 2 बार नाम बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अबटमेंट्स के ऊपर, सपोर्ट्स के ऊपर सिंपली सुपर स्ट्रक्चर को आपने ऐसे रख दिया, सिंपली सपोर्ट कर दिया, इसलिए इसे हमने क्या नाम दे दिया अपना, सिंपल ब्रिज और बीम ब्रिज। क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एक सिंगल बीम दिखाई देगी, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका डायग्राम, एक सिंगल बीम दिखाई देगी, क्योंकि इनके अंदर एक ही स्पैन आपको दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ स्पैन कितने हैं बच्चों, आपको सिंगल स्पैन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्यों क्या हो गया, इंडिपेंडेंट स्पैन ब्रिजेस, ठीक है बच्चों। क्या नाम दिखाई दे रहा है इसका, इंडिपेंडेंट स्पैन ब्रिजेस। अब डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ब्रिज फ्लोर लेवल, ठीक है। तो एक आपको मैं इधर एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके ब्रिज की क्या थी, सुपर स्ट्रक्चर थी। एक सिंपल ट्रस बना रहा हूं, ज्यादा इसमें इतना कुछ मैं कर नहीं रहा, ठीक है। तो इस ब्रिज के ऊपर आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, ठीक है, हम इसे क्या कह देते हैं एक बार, इसका फ्लोर लेवल, ठीक है। इस फ्लोर लेवल की हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल, एचएफएल का मतलब है यहाँ पर हाई फ्लड लेवल से उसके साथ जो रिलेटिव पोजीशन होने वाली है उसी को हमने क्या नाम दे दिया अपना, उसके हिसाब से हमने ब्रिज को 3 पोर्शन के अंदर बांटा हुआ है, डेक ब्रिजेस, थ्रो ब्रिजेस एंड सेमी थ्रो ब्रिजेस। ये जो मैंने यहाँ पर आपके लिए कोर्स जो डिजाइन किया हुआ है, इस तरह से डिजाइन नहीं किया कि जो सिलेबस में दे दिया उसके हिसाब से लगातार हम कंटिन्यूटी में चले। ये मैंने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो इसमें स्टील के अंदर अगर आपने सिलेबस में देखा होगा तो इन 3 टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि अगर हम टाइप ऑफ ब्रिजेस क्लासिफिकेशन पढ़ ही रहे हैं तो सिर्फ नाम ही क्यों पढ़े, अभी से ही उन ब्रिजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करना शुरू कर देते हैं, ताकि जैसे ही हम एंड में जाएंगे तो हमारा पूरा कंसेप्ट उस सब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो जाए। तो पहला कौन सा है बच्चों, डेक ब्रिजेस, दूसरे थ्रो ब्रिजेस एंड थर्ड वन इज सेमी थ्रो ब्रिजेस। तो चलिए हम हमारे फर्स्ट टाइप के जो ब्रिज है यानी कि डेक ब्रिज, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रस ब्रिज यूज किया, ठीक है, स्टील सेक्शन का एक ट्रस ब्रिज यूज किया जिसके बारे में आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो इस ट्रस ब्रिज में ये देखिए आपको ये कैसा दिख रहा है, एक वैली शेप, यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर के अंदर का पोर्शन है कैसी वैली है, और इस वैली के अंदर क्या क्या भरा हुआ है हमारे पास, वाटर फील्ड है, ओके। तो ये रहा हमारा ट्रस which is made of steel and this portion is valley, this is water। तो ये जो वाटर का मैक्सिमम लेवल जो रेन के टाइम पर अकर हो सकता है, ठीक है, द मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर दैट कैन अकर एट द टाइम ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड हाई फ्लड लेवल, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम लेवल दिख रहा है ना बच्चों आपको, इसी का नाम हमने क्या रखा हुआ हमारा हाई फ्लड लेवल यानी कि एचएफएल, जिसे मैंने यहाँ पर भी डिनोट किया हुआ है।
अब आपको ब्रिज में अगर अपने पुराना लेक्चर याद हो, नहीं देखा तो एक बार जाके फिर से देख लो, आपको यहाँ पर ऊपर कार्ड्स के अंदर दिखाई दिया होगा। ठीक है, इस तरह से जो पोर्शन बाहर आता है ना, ये वाला ऊपर कुछ लिखा आता है, इन्हें क्या बोला जाता है, यूट्यूब कार्ड्स बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्लेलिस्ट का नाम लिखा होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसके ऊपर आपको ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट दिखाई देगी होगी, तो आप सिंपली उसमें जाकर पहले पुराने लेक्चर देखिए, फिर इसके ऊपर आइए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो हमने क्या देखा था पुराने लेक्चर में, कि एक अप्रोच रहती है जहां से हम एंटर करते हैं टुवर्ड दी ब्रिज। तो अप्रोच के ऊपर ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, लेट मी चूज सम हाईलाइटर सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है बच्चों, हमारा फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, सो बेसिकली फॉर्मेशन लेवल इज द लेवल ऑफ ग्राउंड फ्रॉम द अप्रोच टुवर्ड द ब्रिज। ठीक है, अगर फॉर्मेशन लेवल की आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, इट इज द लेवल बिटवीन द अप्रोच ऑफ द रोड एंड दैट ब्रिज। ओके, अब ब्रिज में भी ब्रिज का क्या, तो ब्रिज की ये क्या हो जाएगी, अपर लेवल इसकी फ्लोरिंग हो जाएगी। अगर मैं टोटल ब्रिज की बात करूं यहाँ पर, तो ये तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा मैंने बना रखा है ना, ये टोटल एक ब्रिज है। ब्रिज में यहाँ पर ये तो क्या है, सिंपली इनको सपोर्ट कर रखा है, क्योंकि एक ही बीम है इधर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सिंपल बीम ब्रिज रख दिया। ठीक है, सिंपली यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट दे रखी है और कुछ नहीं है। उसके बाद ये जो सपोर्ट्स हैं, इनका नाम बच्चों आपको याद हो तो हम सपोर्ट्स का नाम क्या बोलते थे, पियर्स। ठीक है, और पियर के बारे में वही डिटेल है, पियर कैप है, इनके ऊपर हमने आरसीसी का पेडेस्टल बनाया है, बीरिंग लगाई है, वो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हाई फ्लड लेवल और फॉर्मेशन के बीच में अगर मेरी सुपर स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ये जो है ना ये वाला कंस्ट्रक्शन टोटल, ये जो इस लेवल से इस लेवल का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो ध्यान से सुनना, if our construction, if our bridge is constructed between the formation level and high flood level, ठीक है, if our bridge is constructed between formation level and high flood level such that there is sufficient room to that structure to be fixed between them, ठीक है, तो वो उस टाइप के जो ब्रिज हो जाते हैं, सो दैट टाइप ऑफ ब्रिज इज क्लासिफाइड एज और कॉल्ड एज डेक ब्रिज। ठीक है, उस टाइप के ब्रिज को हम बच्चों नाम क्या दे देंगे, डेक ब्रिज दे देंगे। और यहाँ पर जो हमारे व्हीकल चलेंगे, व्हीकल चलने हो, चाहे पेडस्टल चलाने हो, ठीक है, रोडवे के लिए हो, रेलवे के लिए हो, विच एवर पर्पज से भी हो सकता है, हमारा वो डिफाइन हो जाएगा कि रेलवे के ब्रिज अलग हो जाएंगे, रोड के ब्रिज अलग हो जाएंगे, हमारे पेडेस्ट्रियन के अलग हो जाएंगे। ठीक है, साइक्लिस्ट के लिए अलग हो जाएंगे। जैसे इंडिया में साइक्लिस्ट के लिए और पेडेस्ट्रियन के लिए तो चलो रेलवे में हमें मिल जाते हैं, साइक्लिस्ट के लिए ऐसा कोई स्पेशल ब्रिज नहीं बनाया गया फिलहाल। तो यहाँ हम देखें, एक सिंपल कार थी, तो कार कहाँ जा रही है, इस फॉर्मेशन लेवल के ऊपर ही जा रही है। तो फ्लोरिंग यानी कि जो इसका पोर्शन है कहाँ प्रोवाइड कराया गया है, यानी कि इसका डेक यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है कि ब्रिज के ऊपर जो भी व्हीकल चलने वाला है वो किधर से जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर से जाएगा, इस टॉप मोस्ट पोर्शन से। उसी का नाम हम बच्चों क्या बोल देते हैं, हमारा डेक ब्रिज कह देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था हाई फ्लड लेवल। और फॉर्मेशन लेवल क्या बताया मैंने, कि अप्रोच का जो लेवल होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर, अप्रोच का लेवल टुवर्ड द ब्रिज फ्लोरिंग इज कॉल्ड आर फॉर्मेशन लेवल। इसे नोट डाउन करके आप ध्यान से लिख लें, क्योंकि यही आपको एग्जाम में लिखना है इसी तरह से डायग्राम्स बनाकर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट ब्रिज जो था डेक टाइप का ब्रिज, और ये स्टील ब्रिज का एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट ब्रिज की अगर मैं बात करूं, थ्रो ब्रिज। तो थ्रो ब्रिज में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, सेम मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया ताकि एक बार आप उसको समझें कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि हाई फ्लड लेवल, ठीक है, हाई फ्लड लेवल और जो ग्राउंड थी, ठीक है, ग्राउंड का फॉर्मेशन लेवल था मेरा, ठीक है, यहां मैं क्या बना देता हूं, ये रेड कलर से मैं लेवल बना रहा हूं, इस लेवल को मैं क्या नाम दूंगा बच्चों, फॉर्मेशन लेवल। तो अगर
हाई फ्लड लेवल और फॉर्मेशन लेवल के बीच की मेरी जो डिस्टेंस है, जो मेरे पास फ्री बोर्ड क्लियरेंस पड़ा है, वो अगर बहुत कम हो तो मैं सिंपली इतनी डिस्टेंस को, इतनी हाइट को, यानी कि इतने बड़े सुपर स्ट्रक्चर को यहाँ पर इसके बीच में नहीं ला कर रख सकता। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रिज की जो डेकिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, यानी कि जो व्हीकल पास होने वाले हैं, वो व्हीकल बच्चों कहाँ से पास होने चाहिए मेरे, एक मैं कार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो व्हीकल मेरे पास होने चाहिए वो कहाँ से पास होंगे, अब इसके अंदर से, यानी कि डेकिंग, मेरी जो फ्लोरिंग है ब्रिज की, डेक जिसे बोल देते हैं। ठीक है, जो ब्रिज हमारे होते हैं ना, इस तरह के कंस्ट्रक्ट होता है। अगर आप सामने से देखोगे ब्रिज को तो आपको कुछ यूं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ब्रिज का डेक कह देते हैं, ये वाला। ठीक है, इस पोर्शन को ब्रिज का डेक का, इस बार मैंने डेक जिसके ऊपर व्हीकल चलने वाले वो कहाँ प्रोवाइड करा दिया, बीच में प्रोवाइड करा दिया। और रीजन सुनिए क्या था इसका, रीजन ये था कि इस फॉर्मेशन लेवल, ठीक है, इस फॉर्मेशन लेवल और इस हाई फ्लड लेवल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम थी। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तब हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता, तब क्या करना पड़ेगा कि फ्लोरिंग को इस तरह से ऊपर उठाना पड़ेगा, फॉर्मेशन के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, जहां से व्हीकल को पासेज करना है उसको फॉर्मेशन लेवल से ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारी अप्रोचेस होगी। ठीक है, एक व्हीकल भले इधर से जाए कि इधर से जाए, लेकिन दोनों के दोनों हमारे फॉर्मेशन लेवल से ऊपर है, देन दैट टाइप ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड आर थ्रो ब्रिज। ठीक है, तो एक पढ़ ली हमने डेक टाइप का ब्रिज। डेक टाइप के ब्रिज में अगेन आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, तो हमने क्या देखा था बच्चों, डेक टाइप के ब्रिज में कि फॉर्मेशन लेवल से के ऊपर ही है। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल के ऊपर ही आ गया, फॉर्मेशन लेवल इसके लेवल के, फ्लोरिंग के डेक के लेवल के बराबर आ गया। और उसके बाद अगर आपको यहाँ से व्हीकल का पासेज के सुपर स्ट्रक्चर को अगर इंस्टॉल करना है तो कहाँ करना पड़ेगा, फॉर्मेशन लेवल और हाई फ्लड लेवल के देखो बीच में ही आ गया ना, इसलिए इसका नाम कैसा हो गया, डेक। दूसरा हो गया हमारा थ्रो ब्रिज, एंड थर्ड वन इज आर सेमी थ्रो ब्रिज। ठीक है, अब सेमी थ्रो ब्रिज में देखिए, ओके ये पूरा ही मिट गया। ठीक है, एक बार फॉर्मेशन लाइन से उनको मैंने हटा दिया है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस बार जो मेरा ये फॉर्मेशन लेवल है, ठीक है, ये जो मेरा फॉर्मेशन लेवल है, और यहाँ क्या प्रोवाइड कराया था बच्चों मैंने, हाई फ्लड लेवल। फॉर्मेशन लेवल और हाई फ्लड लेवल इस तरह से है, अब या तो मैं इधर प्रोवाइड कराऊं, ठीक है, या फ्लोरिंग इधर प्रोवाइड कराऊं, यानी कि पूरी जो मेरी सुपर स्ट्रक्चर, अगर बाय डेफिनेशन बात करूं तो जो मेरी सुपर स्ट्रक्चर रहने वाली है वो ना तो फॉर्मेशन लेवल के ऊपर है ना ही फॉर्मेशन लेवल के नीचे है। ठीक है, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ी सी फॉर्मेशन लेवल के ऊपर है, थोड़ी फॉर्मेशन लेवल के नीचे की, फॉर्मेशन लेवल को क्रॉस करती है इन दी बोथ साइड, देन दैट टाइप ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड आर सेमी थ्रो ब्रिजेस। अगेन आपको अगर रिवाइज करने होती है, हमारे पियर्स थे, ये ग्राउंड हो जाएगी, ये वाटर यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है, मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर इन द रेनफॉल सीजन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई फ्लड लेवल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज सिंगल स्पैन ब्रिजेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर सिंपली सपोर्टेड और सिंपल ब्रिजेस। ठीक है, और बीम ब्रिजेस, नाम हमने इनका क्या पढ़ा था, सिंपल ब्रिजेस और बीम ब्रिजेस और इंडिपेंडेंट स्पैन ब्रिजेस। ठीक है बच्चों, तो ये सबके सिंपल नाम हो जाते हैं। और आगे देखेंगे जो हम एनालिसिस वाला पार्ट करने वाले, जिनके बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, वो मोस्टली कौन से होंगे, हमारे सिंपल ब्रिजेस ही रहते हैं, यानी कि बीम ब्रिजेस ही रहते हैं। क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे एनालिसिस का पार्ट आता है वो तो हम स्ट्रक्चर में भी, स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला पोजीशन है वहां पर भी कर लेते हैं, तो सेपरेट एक ब्रिज ही क्यों हमने सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब आपको एक चीज बता दूं, जो मेरा ब्रिज चूज किया जाता है ना, इन तीनों में से, तीन है मेरे पास ऑप्शन, कौन कौन से थे, एक ऑप्शन बचाओ, बताओ बच्चों मेरे पास कौन सा था, एक तो था मेरा डेक ब्रिज,
ठीक है। दूसरा कौन सा था? थ्रो ब्रिज। और तीसरा कौन सा था बच्चों? सेमी थ्रो। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया? सेमी थ्रो। इन तीनों में से अगर कोई मुझसे पूछ ले कि आप कौन से वाला चूज करोगे, देन आई विल सजेस्ट डेक ब्रिज। अब डेक ब्रिज क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं, एडवांटेज इनको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। पहला जो मेरा पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, तो नाम आपने पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। एक बार चलिए आप हमारी प्रीवियस स्लाइड्स पर। ये डेक ब्रिज यहां देखिए। ठीक है, अब एक चीज देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मेशन लेवल है, ठीक है, मेरा जो पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर है कहाँ है? फॉर्मेशन लेवल से नीचे। ठीक है, अब क्योंकि ये फॉर्मेशन लेवल से नीचे है, इसके ऊपर आने वाले जो लोड्स हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज बिलो द फॉर्मेशन लेवल, तो इसके ऊपर आने वाले लोड्स या फिर फोर्सेस दोनों एक ही बात है, क्योंकि हम दोनों को मेजर करते हैं किलो न्यूटन में। नाम अलग अलग बोल देते हैं। अगेन बता दूं कि लोड और वेट जो होता है, मास होता है हमारा, अलग चीजें होती है। लोड, वेट, फोर्स सब एक ही बातें हैं। ठीक है, वेट जो हम बोलते हैं ना, मेरा वेट 70 kg है, तो वो केजी मास के लिए होता है, हम जनरली उसको मेजर कर लेते हैं। लेकिन जब भी आपको लोड और वेट एक्चुअल में बताना हो, तो फोर्स की क्वांटिटी है वो न्यूटन और किलो न्यूटन में ही मेजर होती है। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए मेरे पास सबसे पहला तो मेरा क्या आ गया, जो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस हैं। अब फोर्स में क्या क्या आ सकता है? विंड लोड्स। ठीक है, क्योंकि ब्रिजेस काफी बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, इसके ऊपर लगने वाले जो विंड लोड्स होते हैं, उनके कारण लगने वाला फोर्स है वो काफी हाई हो जाता है, इसलिए इनको कंसिडर करना पड़ता है हमें। तो विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, एटसेट्रा, वट एवर लोड्स आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस हियर विल बी लेसर फॉर डेक टाइप ऑफ ब्रिजेस। ठीक है, so all type, again I'm repeating that whatever type of load or forces are acting on deck type bridge, they will be lesser for this section. Okay, that's why we prefer deck type of bridge, क्योंकि अगर आने वाले लोड्स कम है तो लोड के लिए मुझे डिजाइन लोड कम आएगा, डिजाइन लोड कम आएगा तो मटेरियल अल्टीमेटली कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लोड कम आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मटेरियल अल्टीमेटली कम लगाना पड़ेगा। लोड कम आ रहा है तो उसको इरेक्ट करना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, लोड कम आएगा, अब इरेक्ट करना इजी। ठीक है, लोड कम है तो उसके इरेक्ट करने इजी। अब कैसे हुआ देखिए, एक तो आपको क्या करना पड़ता, लोड ज्यादा है तो उनके लिए सेक्शन है थोड़ा सा थिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन थिक तो उसका वेट ज्यादा, वेट ज्यादा तो उसे कैरी करना, कहीं पर अगर स्टील के हैं तो गटर वगैरह लेकर जाना, प्लेट्स लेकर जाना, काम खराब हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। तो लेकिन अगर आने वाले लोड्स कम है, ठीक है, तो मेरी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी मेरा स्पीडी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरा टोटल जो इरेक्शन होने वाला है, यानी कि ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है इरेक्शन। इरेक्शन भी मेरा क्या हो जाएगा इन द केस ऑफ डेक टाइप ऑफ ब्रिज, इजी हो जाएगा। अभी जो इरेक्शन पोर्शन है ना, इसी से इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी विंड फोर्सेस, वर्टिकल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहा हूँ? विंड टाइप के फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विंड की वजह से आते हैं और अर्थक्वेक की वजह से आते हैं, तो वो फोर्सेस मेरे डेक टाइप के ब्रिज पर कम लगेंगे, इसलिए मुझे मटेरियल कम लगाना पड़ेगा। मटेरियल कम तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट भी कम, मटेरियल कॉस्ट भी कम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम, लेबर कॉस्ट कम। ठीक है, स्पीडी कंस्ट्रक्शन मतलब टाइम भी कम कंज्यूम होगा, तो ओवरऑल मेरा इरेक्शन जो उसका कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो इजी हो जाएगा। अगर बात करूं नेचुरल सीनरी की, क्योंकि एस्थेटिकली भी आपको कंस्ट्रक्शन देखने पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप गंदा सा कोई ब्रिज बना के रख दें, उसमें कुछ दिखाई ना दे, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट किसी भी बिल्डिंग के, क्योंकि आर्किटेक्ट जब चीजों को डिजाइन करता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट को देखकर जरूर उनको डिजाइन करता है। उसका जब भी प्लान रहता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट को कंसिडर ही करता है वो। ठीक है, तो किसी भी बिल्डिंग के एस्थेटिक को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। और एस्थेटिकली हमारा जो डेक टाइप ब्रिज है, एस्थेटिकली मेरा डेक टाइप जो ब्रिज है वो सबसे अच्छा दिखाई देता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए मेरा जो डेक टाइप का ब्रिज है, ये इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया कि इसकी नेचुरल सीनरी मेरे डेक टाइप के ब्रिज की काफी अच्छी है। आप देखेंगे तो डेक टाइप ब्रिज अगर आप सिंपली गूगल भी करते हैं तो आप डेक टाइप ब्रिज देखना जो एक्चुअल इंडिया में कंस्ट्रक्टेड है, आपको दिखाई देंगे कि वो अगर ट्रस के हैं, ठीक है, यानी कि स्टील से इरेक्ट हो रखे हैं, तो बाय सीनरी कितने अच्छे दिखाई देते हैं। ठीक है,
हालांकि मेरे पर्सनल फेवरेट आर्च टाइप के ब्रिजेस हैं। अगर एस्थेटिकली बोलूं तो मुझे पर्सनली सबसे अच्छे लगते हैं आर्च टाइप ब्रिजेस। ठीक है, और जो आपके पसंद के ब्रिजेस होंगे वो आप सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ ब्रिज। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बाय डायग्राम बताता हूं। वेट ए मिनट, मैं इसे डायरेक्टली यहीं चूज कर लेता हूं। ओके, तो डायग्राम में देखिए बच्चों, बाय प्लान दिखा रहा हूं, ठीक है आपको। बाय प्लान यानी कि इसमें इसका टॉप व्यू। आई होप सो आप टॉप व्यू का मतलब समझते हो। टॉप व्यू का मतलब चलिए आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल से बता ही देता हूं कि एक इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है। टॉप व्यू में क्या होगा, मतलब कि इस बिल्डिंग को अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो जो भी व्यू मेरे को दिखाई देने वाला है, फॉर एग्जांपल मेरे को अगर टॉप से देखा तो कैसा व्यू दिखाई देगा इस बिल्डिंग का बच्चों, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये क्या कहलाता है, इसका टॉप व्यू, या फिर सिंपली हम इसे प्लान कह देते हैं। वैसे इसे प्लान कहना बाय डेफिनेशन गलत होगा, ठीक है, क्योंकि प्लान का मतलब क्या होता है कि इस तरह से सेक्शनल प्लान, जितने प्लान हम बनाते हैं ना, हमारे प्लान की डेफिनेशन अलग अलग रहती है। वो बिल्डिंग ड्राइंग का एक सेपरेट पार्ट है, और वैसे 6 सेमेस्टर के लिए हम पढ़ रहे हैं तो फिर कभी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि मेरे कुछ लेक्चर बने हुए हैं बिल्डिंग ड्राइंग के ऊपर भी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, चाहें तो। बाय सिलेबस अभी आपके लिए वो किसी काम के नहीं है। ओके बच्चों, तो इस तरह मतलब बाय टॉप देखने पर मुझे क्या दिखाई देगा, उसका एक सेक्शनल प्लान देखना है। तो सेक्शनल प्लान में जब मैंने देखा तो ये जो विड्थ मेरे पास आने वाली है, वेट ए मिनट, ट्राई करते हैं मैं आपके लिए एक डॉटेड लाइन ही यहाँ पर बनाता हूँ। ओके, इट इज नॉट ड्राइंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, आई एम अनेबल टू ड्रॉ बाय दैट फॉर्मेट। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसको अलग कलर में ले लेते हैं। तो ब्रिज की लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ली है मैंने, ठीक है। एक मिनट आपको फिर से बता दूं, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को क्या बोल देते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का एक छोटा सा पोर्शन लिया है मैंने। ये जो आपको डॉटेड लाइन वाला पोर्शन दिख रहा है, इसे मैं क्या कहता हूं बच्चों, मेरा डॉटेड लाइन वाला पोर्शन है ना, ये है मेरा विड्थ ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, और ये क्या हो जाती है मेरी टोटल विड्थ ऑफ ब्रिज। ठीक है, ये तो बीच वाला तो क्या है, मेरा विड्थ ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, और ये क्या है, टोटल विड्थ ऑफ ब्रिज। अब यही केस हो जाता है रिवर्स इन द केस ऑफ थ्रो टाइप ब्रिज। ठीक है, थ्रो टाइप में क्या हो जाएगा, एक मिनट आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूं। थ्रो टाइप का जो ब्रिज है, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं अब मैं, थ्रो टाइप के ब्रिज की, तो उसमें इसका थोड़ा रिवर्स केस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस बार विड्थ ऑफ ब्रिज तो आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, विड्थ ऑफ एक्चुअल विड्थ ऑफ ब्रिज। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, सुपर स्ट्रक्चर की विड्थ भी ऐड करनी पड़ जाएगी। तो एक्चुअल विड्थ ऑफ ब्रिज प्लस सुपर स्ट्रक्चर ऑन द बोथ साइड, इफ वी आर एडिंग देन ओनली वी विल गेट द टोटल विड्थ ऑफ दैट ब्रिज। ठीक है, लेकिन अगर इसमें टोटल विड्थ की बात करनी है तो ये लगभग सेम ही रहती है। ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तो खाली रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया मैंने। तो एक्चुअल विड्थ डेक टाइप के ब्रिज में, और हमारे ब्रिज की जो विड्थ है, ये टोटल विड्थ रहने वाली है, इसकी सुपर स्ट्रक्चर की विड्थ है, सबकी सब सेम रहती है। ठीक है बच्चों, उनके अंदर इतना डिफरेंस वहां पर नहीं आता है। तो ये अगेन एक एडवांटेज हो जाता है हमारे डेक टाइप के ब्रिज में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो हम ब्रिज पढ़ने वाले हैं बच्चों,
सेकंड टाइप ऑफ ब्रिजेस आर कंटिन्यूअस ब्रिज। एक चीज बताइए बच्चों मुझे, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई थी क्लास में, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस? तो कंटिन्यूअस एक ऐसी चीज होती है, वेट ए मिनट, ओके, was not well drawn, I am unable to draw diagrams here. Okay, no worries, we will draw by सिंपल हैंड से बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सिंपल बीम होती है, ठीक है। जब उस बीम के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ दो सपोर्ट्स इस तरह से प्रोवाइड कराता हूँ, सिंपली मान लीजिए कि एक बार मैंने दोनों साइड हिंज ही प्रोवाइड कराया, तो ये मेरी सिंपली सपोर्टेड की एक पार्ट में हो जाएगी। हालांकि अगर इसमें लोडिंग डायरेक्शन इंक्लाइंड हो जाए तो ये भी इनडिटरमिनेट पार्ट का एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अब मुझे सिंपली सपोर्ट को क्या बनाना है, कंटिन्यूस बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पैन को एक से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। स्पैन कब ज्यादा होंगे, जब आप इनके साइड की सपोर्ट के साथ में, यानी कि एंड सपोर्ट्स के साथ साथ में यहां पर क्या प्रोवाइड करा दोगे बच्चों, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स भी प्रोवाइड कराओगे। क्या प्रोवाइड कराओगे, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। If you are going to provide intermediate supports with end supports so that the number of span for bridge or for that beam will be more than one, then that kind of bridge is called our continuous bridge। ठीक है, तो कंटिन्यूस ब्रिज को क्या कर दिया है कि उनको तोड़ा नहीं गया, कि सिंपली हम तोड़ तोड़ के तो रख लेते, ठीक है, सिंपली सपोर्ट बना के, वैसा काम करने की वजह सिंपली वहां पर क्या कर दी, इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करा दी। अब इंटरमीडिएट सपोर्ट को मैं बाय रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंपल एरोस से बता रहा हूं, ठीक है। एरोस का मतलब रिएक्शन से लेते हैं हम, तो हमारे ब्रिज की जो सपोर्ट्स होती हैं वो भी क्या काम करती है, रिएक्शन देने का ही तो काम करती हैं। तो ये जो बीच वाली रिएक्शंस यानी कि बीच वाली सपोर्ट्स हैं, उन्हें हमने क्या नाम दिया, इंटरमीडिएट सपोर्ट। And the end supports, and these are at the ends are called end supports। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने दो कंडीशंस लिखी हैं। कंडीशंस को बच्चों आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको मैक्सिमम एडवांटेज चाहिए कंटिन्यूअस ब्रिज का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैसिलिटी ऑफ इरेक्शन होनी चाहिए। फैसिलिटी ऑफ इरेक्शन का मतलब आपके पास साइट के ऊपर ही अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि मटेरियल को वहां पर आप इरेक्ट कर पाओ। मान लीजिए कि जैसे ये ट्रस का एक ब्रिज है, स्टील ब्रिज है, तो स्टील ब्रिज में आपके पास सिंपली प्लेट्स होती हैं, उन्हीं प्लेट्स को यूज करके आप गर्डर वगैरह बनाते हो। अब अगर गर्डर के लिए उनके फैसिलिटी आपके पास नहीं है गर्डर बनाने के लिए वहां पर, तो आपको वो बहुत दूर से ट्रांसपोर्ट लेकर आने पड़ेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, टाइम लगेगा, इरेक्शन में डिफिकल्टीज आएंगी। ठीक है, तो साइट के ऊपर ही इरेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिजेस जो गर्डर लगने वाले हैं उनका साइज देखिए, एक नॉर्मल स्लैब ब्रिज, नॉर्मल स्पैन ब्रिज जो था, सिंपल ब्रिज था, उससे काफी बड़ा होने वाला है। इसलिए यहाँ पर फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमें क्या चाहिए, हार्ड सोल। हार्ड सोइल का मतलब यहाँ पर है कि अगर नीचे हार्ड स्ट्रेटा, लेट अस चूज सम डिफरेंट कलर, अगर आप यहाँ पर ग्राउंड लेवल का हार्ड स्ट्रेटा इस तरह से प्रोवाइड नहीं कराते, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब भैया डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ तो आपको क्या पता है कि आरसीसी होता तो क्रैक आ जाते, लेकिन यहाँ पर स्टील है। अब डिफरेंशियल सेटलमेंट आया तो उसके ऊपर जो एक्चुअल में आने वाले बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स थे वो चेंज हो जाएंगे। अब एक्चुअल में आने वाले बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स चेंज हुए, तो जिनके लिए, जिन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन किया था वो वाली बात तो रही नहीं, तो हमारे डिजाइन लोड्स वहां पर वो वाली आएंगे नहीं जो हमने डिजाइन, जिसके हिसाब से हमने डिजाइन किया था। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी स्ट्रक्चर मेरा सिंपली फेल हो जाएगा। ठीक है, माय स्ट्रक्चर विल सिंपली फेल बिकॉज ऑफ दिस
loose soil, or we can say that soil of low bearing capacity, then these intermediate support will sink relatively more or less to the end supports. So that's why there will be differential settlements. ठीक है? And because of this differential settlement, the amount of shear force or bending moment will be changed from its design part. Okay, अब डिजाइन पार्ट से चेंज हुए इसलिए हमारी स्ट्रक्चर वहां पर फेल होने के कभी भी चांस है, कभी भी वो गिर सकती है। ठीक है, अब आपने इस पेज के ऊपर नोटिस किया होगा मैंने एक सबसे ऊपर चीज लिखी है डबल स्टार मार्क करके कि बेंडिंग मोमेंट लेस। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट लेस के लिए आप एक बार बच्चों आ जाइए मेरे पास, इसे मैं यहां पर इरेज कर देता हूं। ओके, तो अगेन ये मैंने एक सिंपल बीम ली है। ठीक है, मान लीजिए कि इसके ऊपर लगा हुआ था यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूडीएल की वजह से जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनना चाहिए था वो बनता कुछ ऐसा, राइट। लेकिन जैसे ही मेरे पास मैं इंटरमीडिएट सपोर्ट्स प्रोवाइड करा देता हूं, वेट अ मिनट, ओके, मैंने क्या प्रोवाइड करा दी, आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो मैंने क्या प्रोवाइड कराई है बच्चों, यहाँ पर इंटरमीडिएट सपोर्ट्स बनाई है। अगेन लोडिंग कंडीशन वही है, हमारे पास यूडीएल ही है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो मेरे पास बनना चाहिए वो किस तरह का बनेगा बताओ बच्चों, ऐसा बनेगा, यस और नो। तो मैं कहूंगा बच्चों ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना बिल्कुल गलत है। फिर आप कहेंगे कि सर अगर ये नहीं बनता तो दूसरा डायग्राम कैसा बनना चाहिए, इस तरह का बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा रखे हैं, हिंजेस प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, यहाँ क्या प्रोवाइड करा रखे, हिंज, और बाय डेफिनेशन ऑफ हिंज वहां पर तो बेंडिंग मोमेंट 0 होनी चाहिए वैल्यू। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, नोट डाउन करके हमेशा इस बात को दिमाग के अंदर डाल के रख लेना कि अगर किसी कंटिन्यूअस बीम में या किसी भी कंस्ट्रक्शन के बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट्स हैं, चाहे वो हिंज ही क्यों ना हो, दे विल एक्ट एज ए फिक्स सपोर्ट। कैसे एक्ट करेंगे, वो एक फिक्स सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाले हैं। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने एक बार कंटिन्यूअस बीम्स करवाई थी इन क्लासरूम स्टूडेंट के लिए बात बोल रहा हूं मैं ये, ओके वेट अ मिनट, दिस होल पोर्शन वी आर गोइंग टू इरेज। ठीक है, तो इसके लिए जो डायग्राम बनने वाला है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो बीच में जीरो, सिंपली सपोर्टेड नहीं सॉरी, हमारे ये जो कंटिन्यूअस बीम है इसके लिए अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो मैंने क्या बात बोली कि इंटरमीडिएट सपोर्ट चाहे हिंज हो कुछ भी हो किसकी तरह बिहेव करेंगे, फिक्स की तरह। क्योंकि ये बीम के जो सपोर्ट्स हैं ये फिक्स एंड की तरह बिहेव कर रही है, फिक्स सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मोमेंट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बच्चों, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो जो ओवरऑल डायग्राम बनने वाला है इस कंटिन्यूअस बीम के लिए वो कैसा बनेगा, कुछ इस शेप का। ओके, ये जो नीचे वाला पोर्शन है मैं अगेन इसको बना देता हूं अगर आपको क्लियरली विजिबल ना हो। दिस इज लाइन ऑफ जीरो, ठीक है, ये एंड्स हैं बजाय हिंज के काम करने के, कैसे काम कर रहे हैं, लेट अस यूज सम हाइलाइटर हियर और वी विल यूज सिंपल येलो कलर। These both supports are acting like a fixed supports। फिक्स सपोर्ट्स का मतलब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो बच्चों नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है यानी कि मेरी बीम के ऊपर ओवरऑल जो मोमेंट आने वाला था
उन्हें उन बीम्स ने क्या कर दिया, उन सपोर्ट्स ने एज ए फिक्स एंड की तरह, ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स आ रही है ना, एज ए फिक्स एंड की तरह काम करके इन्होंने बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू कम कर दी। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम है तो बेंडिंग के कारण आने वाला जो फ्लेक्सर था यानी कि डिफ्लेक्शन थे वो भी कम हो जाएंगे। अब डिफ्लेक्शन कम है तो मैं ओवरऑल जो मेरा बीम का स्पैन बढ़ा सकता हूँ या फिर उस बीम की डेप्थ को कम कर सकता हूँ, यानी कि मेरा जो डेक आने वाला है, डेक के ऊपर ये जो ट्रस दिखाई दे रहा है आपको, इस ट्रस की डेप्थ को कम कर सकता हूँ। तो ट्रस की डेप्थ को बच्चों मैंने कम किया तो मेरा मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर क्या लगा, कम। तो कंटिन्यूअस टाइप ऑफ जो ब्रिज होते हैं उसके अंदर ये मेरा कॉस्ट कम आने वाला है। उसके बाद जो एक्सपेंशन जॉइंट मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कराने हैं, एक्सपेंशन जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं कि ब्रिज की एक स्लैब थी, अगर आरसीसी आपने ब्रिज देखे हो, आरसीसी ब्रिज तो आप सबने ओवर ब्रिज देखे होंगे, तो उन ब्रिजेस की स्लैब टाइप बनी होती है, उन स्लैब के बीच में थोड़ा सा गैप दिया होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। इन दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो होते हैं हमारे एक्सपेंशन जॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, ये वाले जॉइंट्स होते हैं इस तरह से, एक्सपेंशन जॉइंट कहलाते हैं। उनके बीच में मटेरियल की फिलिंग की जाती है। रोड्स के अंदर भी प्रोवाइड होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जब आप पढ़ोगे तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, कितना एक्सपेंशन कम होता है, कितना बढ़ता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो आप ट्रांसपोर्टेशन में फुल डिटेल में वहां पढ़ लोगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन जोन भी यहाँ कम प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। तो उन सब की फैसिलिटी की वजह से ये सब एडवांटेज हमारे को यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो स्पान इंक्रीज हो गया, मटेरियल कॉस्ट कम हो गया, डेप्थ उसकी कम कर सकते हैं हम, उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट को भी कम कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द एडवांटेज ऑफ आर कंटिन्यूअस ब्रिज। ओके, एंड अगेन आपके यहाँ पर एडवांटेज भी लिखे हुए हैं, ये देखिए एडवांटेज क्या क्या है कि इसमें लेस वाइब्रेशन एंड डिफ्लेक्शन आएंगे। चलिए बताइए लेस वाइब्रेशन एंड डिफ्लेक्शन क्यों है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि डिफ्लेक्शन वगैरह कम क्यों आएंगे, कि भैया बेंडिंग मोमेंट ही तो कम हो गया ना। तो जो सपोर्ट थी, इंटरमीडिएट सपोर्ट थी, उन्होंने फिक्स की तरह काम कर दिया, फिक्स की तरह काम किया तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इंट्रोड्यूस किया, तो ओवरऑल जो बेंडिंग मोमेंट बढ़ के आने वाला था उसको कम करके ले आए। ठीक है, उसको कम करके ले आए तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन वगैरह कम आएंगे, वाइब्रेशन कम आएंगे। सेकंड वन इज रिक्वायर ओनली वन बेयरिंग एट ईच पियर। ठीक है, तो इस डिटेल को समझिए थोड़ा। ये एक मेरा पियर था, ठीक है, अब क्योंकि ये जो स्पैन है, ये जो मान लीजिए कि पियर जो ये मेरा है, ये कौन से वाला है, इंटरमीडिएट सपोर्ट वाला है। कैसा है बच्चों, इंटरमीडिएट सपोर्ट वाला। अब अगर आप अलग अलग ब्रिज बनाते, एक मिनट, काफी गंदा डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ पर, एक बार कंटिन्यूस की बात कर रहा हूं मैं। अब कंटिन्यूस में देखिए स्लैब वही है, ठीक है, स्लैब बीम या फिर ट्रस गटर आप कुछ भी बोल दो उसको, ये कंटिन्यूस चलने वाला है यहाँ पर। तो बियरिंग जो यहाँ पर हमने आरसीसी पेडेस्टल के ऊपर एक बियरिंग प्रोवाइड कराई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो, लेट अस चूज दी ब्लू कलर। यहाँ मैंने बताया था कि उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर डिफ्लेक्शन आने वाले हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शन, उनको अवॉइड करने के लिए इलास्टिक मटेरियल, हार्ड रबर या फिर स्टील प्लेट प्रोवाइड की जाती है, जिससे हम बियरिंग कह देते हैं। तो कंटिन्यूस में तो देखो एक ही प्रोवाइड करने से काम चल जाएगा, कि मतलब एक पियर के ऊपर एक ही चल रही है। लेकिन कंटिन्यूस अगर नहीं है तो ये जो मेरा पियर आने वाला था, इसके ऊपर जो स्लैब्स आएंगी इस तरह से ब्रेक में है, ठीक है, तो इसकी बीयरिंग अलग, इसकी बीयरिंग अलग, या फिर इस तरह से रिजिड फ्रेम के हैं, ठीक है, तो इनकी बीयरिंग्स बन गई। और इस तरह से इसके पास में ही आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ए मिनट, आई एम ट्राइंग टू शो यू समथिंग। ओके, ठीक है, इस तरह से दो ब्रिज चल रहे हैं, यानी कि ये जो बीच वाली बेयरिंग दिख रही है आपको अलग अलग प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। ठीक है यहाँ पर, लेकिन अगर मेरा कंटिन्यूस होता तो एक ही बेयरिंग से काम चल जाता वहां पर। तो बेयरिंग का कॉस्ट भी एक्स्ट्रा, इसका डिजाइन भी एक्स्ट्रा, बेयरिंग का भी एक्स्ट्रा डिजाइन करना पड़ता है इंडियन रोड कांग्रेस की तरफ से, आईआरसी जिसे बोलते हैं। आप आगे लोडिंग और जो डिजाइन पढ़ने वाले हो किसके हिसाब से पढ़ोगे, आईआरसी यानी कि इंडियन
रोड कांग्रेस। इन्होंने कुछ आईएस को इन्होंने कुछ अपने कोड्स दे रखे हैं, स्पेशल आईएस कोड स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। उनके हिसाब से हमें क्या करना है, डिजाइन पार्ट आगे हम पढ़ेंगे। और मैंने बता दिया कि अब क्योंकि आने वाले बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो गए, ठीक है, बिकॉज वी हैव रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट, वी कैन रिड्यूस द डेप्थ ऑफ सेक्शन, वी कैन रिड्यूस द डेकिंग एट मिड स्पैन इज रिड्यूस, ठीक है। अब मिड स्पैन के ऊपर जो मोमेंट आने वाला था वही कम हो गया, इसलिए वहां पर आने वाले डिफ्लेक्शन कम हो गए। डिफ्लेक्शन कम हो गए तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, डेकिंग जो प्रोवाइड करने वाले हो उसे भी कम कर सकते हो, राइट। और क्योंकि अगर आपको स्पैन डिक्रीज नहीं करना, ठीक है, आपने खाली डेप्थ को डिक्रीज किया, स्पैन को सॉरी इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेंथ तो आपकी ज्यादा आ गई, अब आप स्पैन को बढ़ा सकते हो। अगर आपको स्पैन को इंक्रीज नहीं करना, उतना ही रखना है, तो उतनी स्ट्रेंथ के लिए आप मटेरियल कम लगा दो, कम मटेरियल से काम चल जाएगा, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट सपोर्ट्स ऑलरेडी दे दी, इसलिए मेरा मटेरियल कम आएगा। और क्योंकि ओवरऑल जो मेरी डेप्थ भी रिड्यूस होने वाली थी, उसकी वजह से भी कह सकते हो कि माय मटेरियल विल कंजप्शन विल बी लेस। And again, as I explained, that expansion joint required will be less in this case. Okay बच्चों, तो ये थे हमारे एक्सपेंशन, हमारी कंटिन्यूस जो हमारा ब्रिज रहता है उसके बारे में कुछ डिटेल्स। नेक्स्ट जो ब्रिज है हमारा, उसे हम बोलेंगे हमारा कैंटिलीवर ब्रिज। ओके, तो कैंटिलीवर के बारे में अगर आपको बाय स्ट्रक्चर थोड़ा याद हो तो क्या होता था कैंटिलीवर, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कैंटिलीवर बीम, कि एक एंड को तो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, दूसरा एंड फ्री रख दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, ये जो सेक्शन कट किया है मैंने, तो वेट ए मिनट, यस, ओके, अगेन फॉर्मेशन लेवल, यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, हाई फ्लड लेवल, HFL एटसेट्रा, ठीक है। वाटर के साइन को डिनोट करने का तरीका ये होता है। तो यहाँ देखिए, इसके इस एंड को तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया, राइट। इस एंड को मैंने क्या रखा है, यहाँ पर फिक्स रखा है। और ये वाला एंड मैंने आपके सामने क्या रखा है बच्चों, ये एंड सिंपली रख दिया मैंने फ्री एंड। मतलब कि एक मैंने कैंटिलीवर यहां से प्रोवाइड कराया, आज काफी गंदे डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। ये ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है वो भी मैंने ही बनाया है, ठीक है। आई थिंक वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो दैट्स व्हाई माय हैंड इज लिटिल टायर्ड राइट नाउ। तो एक तो कैंटिलीवर यहाँ से प्रोवाइड करा दिया, दूसरा कैंटिलीवर आपने इस साइड से प्रोवाइड करा दिया और बीच में दोनों को ज्वाइन कर दिया, ओके। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड कैंटिलीवर ब्रिज बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस वी आर प्रोवाइडिंग इज एक्टिंग एज ए कैंटिलीवर बीम्स फ्रॉम दी बोथ सेक्शन, ठीक है। एक कैंटिलीवर यहाँ पर आ गया नंबर 1, दूसरा कैंटिलीवर आपका यहाँ पर आ गया। सो दिस टाइप ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड कैंटिलीवर ब्रिज। अब कैंटिलीवर ब्रिज क्यों प्रोवाइड कराएंगे, कंटिन्यूस से क्यों नहीं काम चलाया, तो कैंटिलीवर ब्रिज बच्चों वहां प्रोवाइड कराएंगे जहां पर मेरा जो वैली का डिप्रेशन है, ठीक है, वैली डिप्रेशन इज वेरी हाई। अगर ये जो वैली का डिप्रेशन यानी कि ये जो लेंथ है, अगर ये बहुत ज्यादा हाई है, तो एक चीज बताओ, क्या मैं वहां पर पियर्स प्रोवाइड करा पाऊंगा, नहीं। इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करा पाऊंगा, नहीं ना। तो अगर मैं पियर्स और इंटरमीडिएट सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो उसका मतलब ही क्या हुआ, कंटिन्यूस का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, डिजाइन नहीं कर पाऊंगा, नीचे की सब सोइल मुझे नहीं पता वीक आएगी स्ट्रॉन्ग आएगी, वो जो सेटलमेंट आने वाले उनको मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं, डिफरेंशियल सेटलमेंट आने वाले हैं। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल एक कैंटिलीवर इधर से एक कैंटिलीवर इधर से प्रोवाइड करा दिया, बीच में ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने का अगर सिंपली ज्वाइन किया हुआ है तो उसे तो हम बोल देंगे सिंपल कंस्ट्रक्शन। अगर आपने क्या किया कि थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाया, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया, यहां पर आपने जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आने वाले थे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का मतलब समझते हो, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन,
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मतलब वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए। अगर फिक्स रहता तो फिक्स एंड सपोर्ट के ऊपर, फिक्स सपोर्ट के ऊपर आपको क्या होता है, वो तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बता देता है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया कंटिन्यूस में। लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की जगह हमने क्या प्रोवाइड करा दिया, अब हिंज प्रोवाइड करा दिए, और हिंज के बीच में एक सिंपल सी हमने क्या रख दी, बीम रख दी, तो वो कैसी हो जाएगी मेरी, सिंपली सपोर्टेड बीम। हमने यहाँ पर क्या कर दी, एक बीम सिंपली सपोर्टेड बीम प्रोवाइड करा दी, और एक कैंटिलीवर हमने इधर से प्रोवाइड कराया, एक कैंटिलीवर इधर से प्रोवाइड कराया। तो दिस इज लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, और आइदर वी कैन call that this has the property of both continuous and cantilever section। ठीक है, जो कंटिन्यूस ब्रिज पढ़े हमने और कैंटिलीवर ब्रिज पढ़े, उन दोनों की प्रॉपर्टी को जो लेने वाला ब्रिज होता है, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, उसे हम ब्रिज को बोल देते हैं बैलेंस टाइप का कंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है किसकी वजह से, एक तो हमारे पास बीच में क्या थी, हम वैली का डिप्रेशन ज्यादा था, वैली डिप्रेशन ज्यादा था, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स नहीं बता पा रहा था, लेकिन मुझे स्पैन हाई चाहिए, स्पैन हाई चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आने वाले थे, यहाँ सिंपली क्या कर दिया मैंने, हिंजेस प्रोवाइड करा दिया। हिंज प्रोवाइड कराए हैं, इंटरनल हिंज प्रोवाइड कराए हैं। हिंज सपोर्ट और इंटरनल हिंज में बड़ा फर्क होता है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये बीम है, ठीक है, सेक्शन। हिंज सपोर्ट का मतलब होता है कुछ इस तरह से सपोर्ट देना, ठीक है, और इंटरमीडिएट यानी कि इंटरनल हिंज का मतलब होता है इस तरह का कंस्ट्रक्शन, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरनल हिंज। अगर इसका डिफ्लेक्शन करूंगा तो इसके ऊपर से लोड आया तो कैसा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ इस शेप में। लेकिन इसका डिफ्लेक्शन करने जाऊंगा, इधर लोड लगाऊंगा तो क्या होगा, ये तो सीसो की तरह, जो झूला खाया ना आपने पार्क के अंदर, किधर लोड लगाया, इस डायरेक्शन में, तो ये इसको इधर उठा देता है। ये मोमेंट भी इसी तरह से इसमें जनरेट होते हैं, एज ए कपल जनरेट होता है इसमें। लेकिन इसमें तो देखो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इसको जीरो कर देता है। तो इसलिए इंटरनल हिंज अलग होते हैं, ये कौन से हमारे इंटरनल हिंज, और ये कौन से हैं, हिंज सपोर्ट। दोनों का मतलब अलग होता है, कंफ्यूज मत कर देना इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मैंने इंटरनल हिंज प्रोवाइड करा दी, जहां पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आने वाला था सिंपली बेंडिंग मोमेंट को जीरो करने के लिए। उसके बाद एक सिंपल सी बीम प्रोवाइड करा दी, बीम प्रोवाइड कराई तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन है सिंपली सपोर्टेड। क्योंकि स्पैन बड़ा हो गया इसलिए इसने अपनी प्रॉपर्टी कैसे शो की, कंटिन्यूअस और कैंटिलीवर दोनों की तरह। कैंटिलीवर इसलिए कि यहाँ पर बीच में वैली आने वाली थी जिसका डिप्रेशन हाई था, वहां पर ही कंस्ट्रक्ट हो गया। दोनों साइड से कैंटिलीवर लेकर आए हैं, इस तरह से दोनों साइड से कैंटिलीवर लेके आए। और कंटिन्यूअस मैंने इसलिए इसका नेमिंग की है क्योंकि इसका स्पैन हमने इंक्रीज कर दिया। अब देख रहे हैं ओवरऑल स्पैन हमने इंक्रीज कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज। ओके, दिस इज आर अगेन पार्ट ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज। और कैंटिलीवर में इस बार क्या किया है, यहां देखिए, ये जो स्पैन आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये तो कैसा है, सपोर्टेड स्पैन है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा स्पैन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना दोनों साइड से, इधर भी है इधर भी है, थोड़ा छोटा बन गया, अच्छे बड़े होते हैं। और इन ये जो स्पैन दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोल देते हैं बच्चों सिंपली सपोर्टेड स्पैन। ओके, इन्हें क्या बोल देंगे हम, सिंपली सपोर्टेड स्पैन। और थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, again I'm saying that this video is very long. This is not called simply supported, this is called cantilevered span, ठीक है। this portion of span is cantilever because this is fixed on this side, ठीक है। अगर मैं इसका 2D लाइन रिप्रेजेंटेशन डायग्राम करके दिखाऊं तो ये कैसा है, फिक्स है, दूसरी साइड से फ्री है, तो ये कैसा हो गया, कैंटिलीवर स्पैन की तरह हो गया। तो इन्हें हम बोल देते हैं आरसीसी के लिए बनाए जाते हैं। अब तक हमने जितने पढ़े थे ना वो सारे थे स्टील के इरेक्ट किए हुए थे, ट्रस वाले।
लेकिन ये किसके लिए इरेक्ट किया हुआ है? हमारे कंक्रीट के लिए, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए। तो ये हो गया मेरा आरसीसी वाला। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे बोल देते हैं हम काउंटर वेटेड कैंटिलीवर। ठीक है, ये बीच में एक थोड़ा सा गैप आ गया, यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट वगैरह व्हाटएवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, देन दीज आर द कैंटिलीवर स्पैन, दीज आर द सपोर्टेड स्पैन, और इस तरह का कंस्ट्रक्शन आगे चलता जाएगा। ठीक है, और यही मेरे क्या बन जाएंगे बच्चों? ब्रिज बन जाएंगे दोनों साइड से। ठीक है, इस तरह का पूरा एक फॉर्मेशन लेवल से एक ब्रिज बन जाएगा। नीचे वही बेरिंग, पाइल्स, पाइल कैप, पियर कैप, हमारा आरसीसी पेडेस्टल, जो कि हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इस टाइप का जो नाम था, ये भी कैंटिलीवर स्पैन आ गई, और इसका नाम क्या हो जाएगा? काउंटर वेटेड कैंटिलीवर। अगर एग्जाम में आपको पूछेंगे कि आंसर कैसे लिखें इनके, तो आपको मोस्टली तो क्या करना है, डायग्राम्स के ऊपर जोर देना है, क्योंकि जितनी ज्यादा डायग्राम बनाओगे एग्जामिनर सिंपली समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया, इसे सिंपली पता है। फालतू का कचरा लिखने से, इस तरह से किसी पेज के ऊपर ऐसे 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 करके भर देने से एग्जामिनर को नहीं समझ आता, क्योंकि वो कॉपी 5 मिनट में ही चेक करने वाला है, 5 से 10 मिनट में। ठीक है, इससे ज्यादा एक कॉपी को जनरली नहीं दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए, 5 से 10 मिनट में एक एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा जा सकता। तो आपका जो प्रेजेंटेशन वहां रहने वाली है उस नोटबुक के अंदर, वो काफी मैटर करती है। तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसी रहनी चाहिए? डायग्राम बेस्ड रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, योर प्रेजेंटेशन शुड बी डायग्राम बेस्ड सो दैट इट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा सा फैक्ट है एक, कि जो कैंटिलीवर स्पैन है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो इसके बीच में एक रेशियो जनरली चलता है, कैंटिलीवर स्पैन इज जनरली 1/3 to 1/5 times of this supported span. ठीक है, the length of cantilever span is 1/3 to 1/5 times, approximately I'm telling here, is approximately here is equal to 1/3 to 1/5 times of simply supported span, simply supported नहीं, supported span। ठीक है, और उसके बाद एक चीज सुनिए, इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज करने वाले हैं, इस सपोर्टेड स्पैन की लेंथ कितनी आने वाली है? ठीक है, ये साइट टू साइट वेरी करता है, उस साइट के ऊपर क्या कंडीशन है, क्या मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, क्या वहां पर लोडिंग आने वाली है, किस तरह के लिए हम बना रहे हैं पासेज, कोजवे के लिए बना रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं, या फिर हम रोडवे बना रहे हैं या रेलवे बना रहे हैं, उन सब के हिसाब से डिसाइड होता है कि मेरा इस कैंटिलीवर का सपोर्टेड स्पैन की लेंथ कितनी होने वाली है, और सपोर्टेड स्पैन की लेंथ पर ही कैंटिलीवर स्पैन डिसाइड होने वाला है। और पियर वगैरह तो हमारे फाउंडेशन में आ जाते हैं, जो एक फाउंडेशन इंजीनियर उसको डिजाइन करता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैं बार बार हाई फ्लड लेवल बता रहा हूं आपको, हाई फ्लड लेवल के लिए हम फ्लड एस्टिमेशन भी करते हैं। ठीक है, तो फ्लड एस्टिमेशन अगर आपने इरिगेशन पढ़ा हो तो उसके अंदर भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लड एस्टिमेशन इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के अंदर ऑलरेडी हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको फिर से पढ़ना हो तो इसके अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा फ्लड एस्टिमेशन वगैरह, वाटर कितना आने वाला है, ठीक है, वाटर का रन ऑफ कितना होगा, उन सब की स्टडी भी इसके अंदर ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर ही इंक्लूड मानी जाती है, क्योंकि इसमें हमारे को ये सब वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। ओके बच्चों, सो मूविंग टू नेक्स्ट वन। आई होप सो आपको यहां तक समझ आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So students, this one is our last type of bridge for today's topic. We can say जो आज का लेक्चर रहने वाला है, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, क्योंकि क्लासिफिकेशन काफी बड़ा है, अगर मैं एक ही लेक्चर में डाल दूंगा तो आपके लिए काफी बोरिंग भी हो जाएगा, वो एक बार में आप देख भी नहीं पाओगे, और वो लेक्चर भी काफी बड़ा लेंदी हो जाएगा, जो कि अपलोड करने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहने वाला है हमारा यूट्यूब पर। ओके, नेक्स्ट इज रिजिड फ्रेम ब्रिज। तो रिजिड फ्रेम ब्रिज में मैंने यहाँ पर दो नाम लिख रखे हैं, एक तो है आरसीसी पोर्टल फ्रेम और दूसरा स्टील पोर्टल फ्रेम। तो सबसे पहले देखें कि रिजिड का मतलब क्या होता है। हालांकि स्ट्रक्चर एनालिसिस की मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि रिजिड का मतलब क्या है। लेट्स
थोड़ा सा आर्ट डेटा बना है, लेकिन सारी की सारी लाइन ये इमेजिनरी सीधी है एकदम, ठीक है, लीनियर लाइंस हैं ये सारी, इन्हें आप काम में मत समझ लेना। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को हम बच्चों बोलते हैं पोर्टल फ्रेम, ठीक है। ये जो इसमें इसके जॉइंट्स रहने वाले हैं, ये जॉइंट कैसे हैं, रिजिड है, ठीक है। रिजिड जॉइंट का मतलब होता है कि इस बीम के ऊपर चाहे मैं स्वे लगाऊं, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करा रहा हूं, या बेंडिंग करा रहा हूं ऊपर से कोई लोड वगैरह लगाकर, तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, डिफ्लेक्टेड शेप बना रहा हूं, चलिए यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यहाँ डिफ्लेक्शन जीरो दिखाना, ना डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर, ना डिस्प्लेसमेंट आएगा, ना ही स्लोप आएगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन के अंदर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, थीटा और डेल, ठीक है, डिफ्लेक्शन और स्लोप। तो फिक्स सपोर्ट के ऊपर दोनों ही नहीं आते। जिसको नहीं पता ये क्यों नहीं आते, वो मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस का लेक्चर देख ले, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप रहने वाली थी, ठीक है। तो रिजिड फ्रेम का मतलब क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी सही नहीं बनी, ठीक है, अज्यूम कर लीजिए। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जॉइंट्स के बीच में जो एंगल लोड लगने से, यानी कि डिफॉर्मेशन लगने से पहले था, आफ्टर डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन, वो एंगल सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये एंगल पहले 90 डिग्री था और अभी भी 90 डिग्री है आफ्टर द डिफॉर्म्ड शेप, यानी कि इन द डिफॉर्म्ड शेप, देन दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आ जाता है बच्चों, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इवन आफ्टर द डिफॉर्मेशन दैट जॉइंट एंगल फॉर दैट जॉइंट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। अब इसी का यूज करते हैं, मैंने एक फ्रेम बनाया, इस तरह का फ्रेम है, इस फ्रेम का नाम क्या आ जाता है बच्चों, पोर्टल फ्रेम। अब अगर ये पोर्टल फ्रेम, लेट मी इरेज ऑल दिस, ओके, इरेज नहीं हुआ, लगता है इरेजर काम नहीं कर रहा, ओके, सिंपली हम ऐसे इरेज कर देते हैं। अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो टेंशन ना लें, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप सिंपली रिवाइंड करके और लेक्चर को पॉज करके सिंपली इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। ओके, चलिए, तो यहाँ देखिए, ये मैं आपको पोर्टल फ्रेम का बना के बता रहा हूँ। आरसीसी का बन जाएगा कुछ ऐसा, ओके। नीचे एक बार मैं फाउंडेशन को डिनोट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, आप सिंपली समझ जाना है यहाँ पर कि पियर्स वगैरह प्रेजेंट है, नीचे पाइल्स प्रोवाइड कराई है, फाउंडेशन है, वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वट एवर टाइप ऑफ फाउंडेशन इस अबटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करा रखे हो मैंने, ठीक है, उसके लिए वेल फाउंडेशन हो। तो एक बार फाउंडेशन को अब छोड़ो, ऊपर की सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट देखो, क्योंकि जितना अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ सब हमने क्लासिफिकेशन किया सुपर स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आरसीसी का पोर्टल फ्रेम। अगर इस तरह से फ्रेम से ही मैंने इसके ऊपर यूं ऐसे स्लैब प्रोवाइड करा रखी है, तो उसके कारण जो बनने वाला ब्रिज है उसका नाम क्या आ जाता है, रिजिड फ्रेम ब्रिज, और उसका टाइप कौन सा हो जाएगा, आरसीसी पोर्टल फ्रेम। अगेन इसमें स्वे एनालिसिस, लोडिंग एनालिसिस, ठीक है, वो सब हम कर लेंगे। और अगर स्टील के मैं अंदर प्रोवाइड करा रहा हूं तो बच्चों कैसा हो जाएगा, तो स्टील में हमारे को क्या लेने पड़ेंगे, यहाँ देखिए, स्टील में मेरा पूरा हो जाएगा इस टाइप का, ओके। तो अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो,
It is not up to so I hope you are understanding this. If this type of truss type of construction we are doing by help of plates or whatever L section, I section, ठीक है, तो उससे हमने ट्रस बनाकर अगर इसका इरेक्शन किया है बाय हेल्प ऑफ स्टील, देन दैट, और इस किसमें है ये पोर्टल फ्रेम की फॉर्म में, तो उस टाइप का कंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है बच्चों हमारा रिजिड फ्रेम ब्रिजेस। और रिजिड फ्रेम के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रिजिड फ्रेम क्या रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस पार्ट 1। अभी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो आप इससे पहले लेक्चर 1 को अच्छे से देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें, एंड देन ओनली आप थर्ड लेक्चर की ओर प्रोसीड करें। ओके, मैंने जितना भी हो सके बाय डायग्राम इसको कम से कम टाइम में समझाने की कोशिश की है। आप इसके सिंपली नोट्स बना लें ताकि एग्जाम के अंदर आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। So thank you for watching the video.